सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी तालियां बताएंगी कैसे हैं आप लोग। स्वामी विवेकानंद जी की वो बात मुझे हमेशा याद आती है कि अगर मुझे 5 ऐसे युवा मिल जाएं जिनकी आत्मा जागृत हो तो वो पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकते हैं। यहां तो फिर भी साथ बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वेलकम, स्वागत आप लोगों का। जितना इंटरेस्टिंग और वाइब्रेंट ये टॉपिक है आज का, उससे शानदार ये पैनल है। और इससे पहले कि हम इंट्रोड्यूस करें हमारे जितने भी एस्टीम स्पीकर्स हैं यहां पर जो बैठे हैं आपके सामने, इस सेशन का टॉपिक युवा है। और किसी ने सही कहा है कि शब्द को अगर आप पलट दें तो वो वायु बनता है, और वायु की ही गति प्रदान की है 9 साल के अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों ने। आज देश के यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो लाखों युवा खेलकूद से लेकर स्टार्टअप्स तक, एंटरटेनमेंट से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें से कई सारे लोग यहां पर भी हैं। थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन में हम जो 9 सालों में अच्छा हुआ है और आगे और कौन कौन सी चीजें बेहतर हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा यशोधरा बाजोरिया का, डायरेक्टर एस्प्रेसो टेक्नोलॉजीज। थैंक यू वेरी मच, आप यहां पर आई। सीए एक्सपर्ट की को फाउंडर हैं और एक ऐसी कंपनी जो टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग में लाखों लोगों की जिंदगी को आसान कर रही है। सजेशन मैं भी आपसे जरूर लूंगा। और मेंबर ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या इनिशिएटिव है जो आप लोग कर रहे हैं, और जो यंग एंटरप्रेन्योर से आप लोग डेली मिलते हैं और जनता से भी मुलाकात होती है आपकी। लेकिन उस पर आने से पहले अखिल कुमार, एक ऐसे शख्स जो शायद ही किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं। मैं बात कर रहा हूं 2 बार के ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, दर्जनों इंटरनेशनल पदकों के विजेता अखिल कुमार जी। इन्होंने खास ओपन गार्ड स्टाइल की वजह से देश और दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। सो वेलकम अखिल। अमान अली बंगश, जोरदार तालियां, आपके म्यूजिक के हम सब कायल हैं। वर्ल्ड वाइड इनके शोज को और इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को लोगों ने खूब सराहा। सरोद की पारंपरिक भारतीय परंपरा का परचम बड़ी बुलंदी से आप फहरा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका म्यूजिक तो हम यहां नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आपको सुनने की ख्वाहिश है। आज बातचीत से काम चलाने। बिल्कुल। और अब संगीत के जादूगर के बाद हम रुख करेंगे हॉकी के जादूगर का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विवेक रस्किना की। कैप्टन, वेलकम। बेहतरीन मिडफील्डर, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर दर्जनों इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया को लीड किया और आज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और कमेंटेटर के तौर पर गेम को सर्व कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। चक दे। और अब जो 3 बचे हैं वो हैं आरआरआर, रितेश, ऋषभ और रौनक। लेकिन रौनक से पहले मैं रितेश आपका स्वागत करना चाहूंगा। मार्कशीट में तो इनका नाम रितेश अग्रवाल है, लेकिन सारा शहर इन्हें डिसरप्टर अग्रवाल के नाम से जानता है। विजनरी सीईओ ऑफ ओयो हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप, सब जानते हैं इसके बारे में, जिसने रेवोल्यूशनाइज किया है होटल इंडस्ट्री को। और दिल्ली में आपके लिए एक बड़ी स्पेशल चीज है रितेश, कि यहां के लड़के बोलते हैं कि अग्रवाल जी की स्वीट शॉप ज्यादा है या अग्रवाल जी के लड़के का ओयो। आपका पैशन फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी, जिसने बिजनेस को एक इतना यूनिक बनाया, एक सिंपल इंसान विद सॉलिड इंटेंट। कीप शाइनिंग रितेश, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड नाउ इट्स माय ऑनर टू वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स, एवर डैशिंग एंड डायनामिक, ऋषभ शेट्टी। कांतारा ने दुनिया हिला डाली ऋषभ भाई। आपको देखते ही इतने सारे आपके फैंस हैं यहां पर, और कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेस में भी लगन और मेहनत अगर सॉलिड हो तो इतिहास बनाया जा सकता है, जो आपकी फिल्म ने बनाया। चाहे थ्रिलर हो, चाहे हार्ट वार्मिंग ड्रामा हो, चाहे लाइवली कॉमेडी हो, सब में आप अव्वल हैं और ऐसे ही आप शानदार काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच, आज आप यहां पर इस सेशन में आए। एंड में मैं रौनक, रेडियो पर आपने मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी के दर्शन किए होंगे। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूं, कैसे हैं आप लोग? मुझे यहां पर वो लगाने के लिए बुलाया गया जो मेरा नाम है, यानी रौनक। आइए शुरू करते हैं इस सेशन की शुरुआत। और सबसे पहला सवाल यशोधरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये सवाल जुड़ा है उन इनिशिएटिव से जो आज इस न्यू इंडिया के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो या डिजिटल इंडिया हो। एंड डू यू थिंक द इंडियन गवर्नमेंट हैज एफिशिएंटली मोबिलाइज्ड द यूथ ऑफ कंट्री टू एडवांस अ बूमिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया? और आप इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को, लोगों को मिलती हैं, इस पे आपका क्या कहना है?
फर्स्टली आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट रौनक। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि 9 साल का समय काफ़ी होता है ये देखने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँच पाए, और ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं सरकार की तरफ से जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण रहा है। आज के दिन मैं दिल्ली से हूँ, आप दिल्ली से हैं, लेकिन जो विमेन एंटरप्रेन्योर है, मैं खाली इसको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लेंस से देखना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें जो जिस तरीके का सपोर्ट मिला है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं एफपीओज के ज़रिए अगर आप जाएं तो एक स्टेट है जहाँ पे करक्यूमिन एक हल्दी से निकलता प्रोडक्ट है। अगर आप बेलायत जाएंगे तो करक्यूमिन बहुत ही वो आजकल वो फैंसी प्रोडक्ट हो गया है। दिस फार्मर इज़ अ वुमन फार्मर, अ पार्ट ऑफ एन एफपीओ, and she produces the world's best and highest quality curcumin in this world. Because of ONDC, which is set up by the government, she now has a place to sell that curcumin. She now has a place to market that curcumin. There's somebody who's transporting her curcumin from that village across all cities. You sitting in your house in Delhi, somebody sitting in a flat in Mumbai is being able to consume her curcumin because किसी ने बनाया है। एक दूसरा उदाहरण है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो नॉर्थ ईस्ट से है, टागरीटा। उन्होंने फ्रूट्स से लेके वाइन बनाया है। एंड नॉर्थ ईस्ट एज अ कल्चर, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ ईस्ट इज मोर प्रिवेलेंट देन मेन। वुमेन वर्क अ लॉट मोर देन मेन। इन जनरल ऑल्सो दे वर्क अ लॉट मोर, बट नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ पे ज़्यादा काम करती हैं वो। मैं इसका आंसर आपको दे सकता था, बट एनीवे नहीं, मत दीजिए पर उनके अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में तो जो इसका इम्पैक्ट आया है वो आया ही है, लेकिन जो इम्पैक्ट ये छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, एफपीओज के थ्रू जो ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स को मिला है वो एक बहुत ही अलग लेवल का सपोर्ट मिला है। और वो सपोर्ट खाली पॉलिसी के पेपर के ऊपर लिखने से नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट करके सेंटर से स्टेट से सिटी से डिस्ट्रिक्ट से जाके कहीं ना कहीं इसका मिलाप हुआ है, तभी इस तरीके का गैल्वेनाइजिंग इफेक्ट जो बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एफर्ट हुआ है। स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये अच्छी चीज़ें हैं इसको एक प्रोसेस में डालने के लिए। आगे के दिन में चाहे जो भी हो, ये प्रोसेस इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, एंड आई थिंक ह्यूज क्रेडिट टू द गवर्नमेंट फॉर बीइंग एबल टू डू दैट। आज वो कोई अगर इडली सेलर है कोरमंगला, तमिलनाडु में, उसको वही सपोर्ट मिलता है जो रितेश जैसे बहुत ही बड़े स्टार्टअप को दिल्ली में मिल रहा है। एंड आई थिंक टू गेट दैट इडली सेलर एट द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड एज समबडी लाइक हिम, आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच यशोधरा। रितेश, आपकी बात से यशोधरा ने बात खत्म की तो अगला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। जब आप एक यूथ आइकन है, आपका स्टार्टअप लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण है कि, और इतने कम उम्र में आपने जो ये सब कुछ हासिल किया है, लेकिन जब आपने शुरू किया था तब ऐसा हिंदुस्तान नहीं था, ऐसा भारत नहीं था। आज अगर हम बात करें तो ओवर 100 यूनिकॉर्न्स इस देश में, और हर एक यंग लड़का कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है। आप स्पेशली जो आपसे मिलते होंगे वो हर कोई ना कोई आपको कोई आइडिया पिच कर रहा होता है। सो हाउ डू यू थिंक द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ स्टार्टअप इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ हब ऑफ इनोवेशन? एक इनोवेशन हब के रूप में कैसे इसको ट्रांसफॉर्म किया है? देखिए, सबसे थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और आपका एग्जाम्पल मेरे को पहली बार किसी ने बताया कि क्योंकि बचपन में आप जानते हैं कि अगर आपका सेकंड नेम अग्रवाल है तो क्लास में कोई ना कोई खिंचाई करता ही है कि तुम्हारी मिठाई की दुकान होगी सही। तो पहली बार मैंने उसका पैरेलल देखा कि अग्रवाल मिठाई की दुकान ज़्यादा है या फिर ओयो होटल ज़्यादा, तो मुझे खुशी हुई वो सुन करके। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपकी ऑफ कोर्स हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी 2014 में, तो हमारी कंपनी भी 9 साल पुरानी है और भारत में भी 9 साल का एवोल्यूशन हुआ है। तो हमने तो सिर्फ एक ही इकोसिस्टम देखा है कि जहाँ पे भारत आगे बढ़ता है, जहाँ पे भारत में आगे एवोल्यूशन होता है। तो उस समय से हम ऑफ कोर्स बहुआ की बड़ी कहानियां सुनते आए हैं, और बहुआ की आदत है कि वो हमेशा गोल गोल घुमा करके जवाब देते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं सीधे जवाब दूं। मेरा सीधा जवाब ये है कि आज आप शायद यहाँ पर हमसे जो इस सेशन पे आए, आप शायद एक ओला की गाड़ी लेकर के आए हैं। मेरे कुछ मित्र आए हुए हैं इस सेशन में जो कि आकर के ओयो के होटल्स पे ठहरे हैं।
आज यहाँ की फ्लाइट कुछ लोग लेकर के आए हैं, वो शायद किसी पेटीएम या किसी और सर्विस का इस्तेमाल करते हुए आए। तो ये सर्विसेज जिनको हम आज, जिसके बिना जी नहीं सकते, वो 9 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। बहुत आसानी से हम भूल जाते हैं, 9 साल पहले ऐसी एक भी सर्विस नहीं एग्जिस्ट करती थी जो आज के दिन में हमारी एवरीडे लाइफ का एक रेगुलर हिस्सा बन गया। ये भारत का नया स्टार्टअप एवोल्यूशन है कि 9 साल में देश में $100 बिलियन ज्यादा, क्लोज टू एक्चुअल नंबर करें तो लगभग $300 बिलियन का मार्केट कैप आउट ऑफ नथिंग जनरेट हुआ है। मुझ जैसा इंसान जो रायगढ़ में रहता है, रायगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर से जहां से मैं आता हूं, वहां से लेकर के आज हम लोग, सिर्फ यंग बच्चे ये नहीं कह रहे कि हमें इंडिया में बड़ा बिजनेस बनाना है, लोग कह रहे हैं हम एक छोटे शहर से आके दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स बन सकते हैं क्या। तो एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पहले लोग कहते थे कि आइसक्रीम लोग कहते थे कि स्विस कंपनी की खरीदेंगे, गाड़ी शायद जर्मन कंपनी की, वेरियस अदर सर्विसेज, राइट। आज अगर आप सेम यूरोप में जाएं तो आपको गाड़ी ओला की मिलेगी, होटल ओयो का मिलेगा। न्यू कार्स अगर आपको खरीदने हैं तो टाटा ऑफ कोर्स ओन्स जैगुआर विच इज बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल। तो बहुत तेजी से भारत, सिर्फ भारत के लिए अच्छा नहीं, भारत मेरे हिसाब से विल बी द ब्राइट शाइनिंग लाइट फॉर द वर्ल्ड एंड ड्रिवन बाय ऑफ कोर्स यंग पीपल इन इंडिया हु आर ड्राइविंग स्टार्टअप्स, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वीरेंद्र, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। स्पोर्ट्स के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और यूथ को इंस्पायर करने के लिए और उनमें वो एनर्जी जिसका वो सही तरीके से उपयोग कर सके, स्पोर्ट्स का एक बहुत अहम रोल है। सो व्हाट स्पेसिफिक मेजर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी ऑफ हॉकी? क्योंकि आप कप्तान भी रहे हैं और आपने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में टीम को लीड भी किया है। अमंग यंग एस्पायरिंग एथलीट्स इन द कंट्री इन पास्ट फ्यू इयर्स, आपको क्या लगता है पिछले कुछ सालों में इस खेल को लेकर जो बढ़ावा है? Thanks, Ronak, and thank you for inviting me here. I think hockey has changed a lot over the years from the time I was playing in the late 90s, early 2000s to now, and as many of you all might be knowing, it was a great moment for Indian hockey at the Tokyo Olympics in 2021 because the Indian men's hockey team won an Olympic medal after 41 years. So that was great. But actually, for me, the biggest story of the Tokyo Olympics across sports was the performance of the Indian women's hockey team, who came fourth at the Tokyo Olympics, just missed out on an Olympic medal. And I say biggest story because in 2016, the Indian women's team qualified after 36 years. The last time the Indian women's team had qualified was in 1980. Then they qualified in 2016, they came last. So 12 out of 12 teams, and at 2021, maybe about 85 to 90% of the same players played at the Tokyo Olympics, and from last, they almost won the Olympic medal. So what has happened in the last 5 years, between 2016 to 21? I think it's just a result of a lot of investment at the grassroots level. I think from the time I was playing to now, if you look at the quality of coaches, if you look at the number of AstroTurf pitches in the country. So just to give you a stat, maybe when I retired from hockey in 2008, India had totally about 20 AstroTurf pitches in the full country. Today we have around 160 to 170 anecdotal evidence. But however, just to give you, there's so much scope for improvement if you look at some of the hockey superpowers. So if you just look at Holland, Australia, Germany, and Holland you look at Amsterdam, Germany, say Munich, Australia, Sydney. In each of these cities, there are about 500 AstroTurf, and we have 161. So infrastructure is still, it's improved a lot, but still a long way to go. I think a big difference has been investment in sports science. Hockey has today become a very physical sport, and especially for girls. See, 90% of the Indian team, men's and especially women, come from small towns and rural areas, and hockey has become a really physical power sport. We could always match the best nations in the world in skill, but what we are struggling to match them is in strength, in fitness, in nutrition, in endurance. In those 1%ers, every 1% makes a big difference at the highest level.
and you cannot match the Dutch and the Germans and the Australians unless they are physically able to hang in there with them for 17 minutes or now 16 minutes of a hockey match. That is, and I think that's been the biggest change. And you know, today when at the Tokyo Olympics, I was doing the commentary of the match, and India beat Australia in the Olympic quarterfinal in women's hockey. And I saw those girls celebrating on TV, and about 10 of those girls come from small villages in Haryana. And just thought to myself, those girls celebrating, what would it mean to a million young girls watching all over the country? And it gives hope and belief that you can do whatever you want in life. Because most of these girls come from backgrounds where growing up, they could not wear jeans, or they were not allowed to have a mobile phone, or they had no knowledge about nutrition and physical fitness. I think that's been the biggest investment in the last decade. And to build champions, it doesn't happen overnight. It takes, all of us will know, it takes years and years to achieve a level of expertise that is of world-class level. We are always in it for the long term. And I think, I would say the government has done a great job in investment at the grassroots level, which finally translates into results. Perfect. Thank you very much for sharing. And so to add, that I think it is so important to have good positive role models in all fields, but in sport. And if you think of in Olympic sport also, especially for women's sport, you think of Mary Kom, Sindhu, Saina, Deepa Karmakar, Mirabai Chanu, Lavlina Bordway. So many women athletes have done the nation so proud. And I just think when women achieve, especially, the story is always so far. Perfect. Thank you once again. अखिल जी, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तो मैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट की भी बात जरूर करूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है या कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, सो प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए उनको प्रॉपर्ली मतलब मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बाय बोला जाता है, और अगर वो कंपटीशन में अच्छा करें या बुरा करें, कई सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जहां पर उन्होंने लड़कियों से कहा है कि पहले तो आप रोना बंद करिए। सो एक नेशनल लेवल का इस लेवल पे स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको ये इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा इंस्पायर करता है और कितना ज्यादा फर्क पड़ता है इससे एक खिलाड़ी के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, जैसे अगर मुझसे ऐसे नॉर्मल डिस्कशन की जाए तो मैं बड़े अच्छे से बात कर लेता हूँ, खासतौर पे टुकड़ों में, क्योंकि ना अपने आप एक ही बात को बार बार बोलना और फिर माइक से वो इको आना, ऐसा लगता है क्या बोल रहा है। तो मैं देसी बन के ही रहना चाहता हूँ। जो आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बताया है कि जिस तरीके से वो सभी खिलाड़ियों से खेलने से पहले मिलते हैं, तो मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य, मतलब बाहरी रूप से। बाहरी रूप से तो ये होता है कि आप जब मेडल जीतोगे तो आपको पद मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलेगा। और जो आंतरिक रूप से होता है वो पदक जीतने से पहले होता है। जैसे कहीं भी खेलने के लिए, या ये लगा लो एक किस्म से वो योद्धा हैं, अगर वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज जीतने के लिए जा रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जो नरेंद्र मोदी सर प्रधानमंत्री जी जब वो मुलाकात करते तो एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे याद है वो दौर भी, हम तो डीसी से मिलकर भी राजी हो जाया करते, समझ रहे हो, हमारे लिए तो डीसी बहुत बड़ी तोप थी। तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं उससे एथलीट कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी हमें खेलने से पहले ही मुलाकात कर रहे हैं। एक मोटिवेशन का फैक्टर है और काफी उत्साह मिलता है उससे खिलाड़ियों में, मेरा तो ये मानना है। मैं इसलिए पहले कह रहा था कि मैं ना ज्यादा बड़ी स्पीच दे नहीं पाता, टुकड़ों में बात कर बड़ी अच्छी नहीं, आप ऐसे ही समझिए कि हम दोनों ही बात कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं है सभी। मैं और मजा भी इस चीज का भाई, रौनक भाई, मजा भी इस चीज का कि आंखों में आंखें डाल के बात करें ना, भाई एक क्वेश्चन आया फिर मैं जवाब दूं, फिर अब टॉपिक क्या है, युवा शक्ति। असली युवा तो वही है भाई, आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू वेरी मच। ऋषभ, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, और इन्होंने मुझसे बोला स्ट्रिक्टली आप मुझे हिंदी में ही पूछेगा, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। मैनेज करता हूं मैं। हाल ही के दिनों में और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर जो इम्पैक्ट डाला है, जिसमें से एक सबसे खास मूवी आपकी है कांतारा। उसके लिए जोरदार तालियां। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए जो फिल्मों का रोल है, जो आर्ट और कला का जो रोल है, उसके बारे में काफी बात करी है। So, taking from his vision of taking pride in our culture, how do you think film industry can play a role in this? उसका कितना अहम रोल है? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। सो डोंट वरी, मैं थोड़ा हिंदी में मैनेज कर देता हूँ। डेफिनेटली सिनेमा इज अ मोस्ट पॉपुलर मीडियम, स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टू टेल अ स्टोरी। तो अभी बहुत साल से हम लोग फिल्म इंडस्ट्री देख के आ रहे हैं। तो उससे पहले नाटक, ड्रामा या स्ट्रीट प्ले, तो फोकलोर हो, बहुत सारे मीडियम से हम लोग कहानियाँ बताते थे। सो इस कहानी की वजह से हमको एक अनपढ़ हो, अनएजुकेटेड हो, उनको भी रामायण पता है, महाभारत पता है, तो हमारा जो माइथोलॉजी कहानी हो और हिस्ट्री हो, सब पता है। क्योंकि स्टोरी की वजह से वो फोकलोर माउथ टू माउथ, वो जनरेशन टू जनरेशन जो आके हम लोग को ये सब पता है। तो आगे का दिन में फिल्म एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम बन गया। तो उसमें कहानियाँ बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी पहले क्या होता था कि एक हमारा कल्चर, हमारा देश के बारे में हमारा रूटेड कहानियाँ तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बता रहे थे। बहुत सारे फिल्म्स वैसा हो रहा था। मुझे लगता था कि हमारा देश को अच्छा दिखाना जरूरी है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स को दिखाना जरूरी है। सो उसके अंदर, वो कहानी के अंदर जो क्या इश्यूज है, हमारे अंदर का क्या इश्यूज है, वो भी बता सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ओनली द स्टोरी। सो वो एक पॉजिटिविटी लेके आना चाहिए। वो हमारा रूटेड कहानी में मिलता है, हमारा कल्चर में मिलता है, हमारा रिचुअल में मिलता है। कांतारा में वही मेरा आइडिया था कि पूरे देश में एक मैंगलोर, एक कोस्टल कर्नाटका का एक गांव का कहानी, और मेरा गांव का कहानी में लेके आया। लेकिन पूरे देश में हर कोने में, हर गांव में ऐसा कुछ रिचुअल्स रहेगा, ऐसा कुछ रिचुअल्स है, ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम है। दैट इज व्हाट इंडिया इज। तो वो गांव का कहानी तो तरीका अलग रहेगा, जो प्रोसीजर्स जो करते हैं, वो रिचुअल, वो भगवान का बिलीफ सिस्टम हो, वो सब तरीका अलग रहेगा। लेकिन जो कोर इमोशंस जो है, बिलीफ सिस्टम है, वो एक ही रहेगा। क्योंकि हर 20-30 किलोमीटर में हमारा डायलेक्ट चेंज होता है। तो अगर मैं कन्नड़ा बात करता हूँ, एक कुंदापुर कन्नड़ा बात करता हूँ, थोड़ा 20-30 किलोमीटर आगे आया तो वो डायलेक्ट भी चेंज होता है। उसके साथ ही साथ हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा अपीयरेंसेस, बिहेवियर, सब कुछ, फूड, एवरीथिंग चेंजेस। तो ये पूरे भारत में कनेक्ट होता है, क्योंकि जो हम सबका इमोशंस एक ही है, हम सबका बिलीफ सिस्टम एक ही है। तो वो फिल्म में लेके आना बहुत जरूरी था। तो वो सोच था। एंड सेम टाइम नरेंद्र मोदी जी ने वही ज़्यादा मतलब फिल्म वालों को बता रहे थे। 3 साल पहले शायद बॉलीवुड में कुछ टेक्नीशियंस और फिल्म मेकर्स को मिले थे। उस समय में भी उसका एक भाषण सुन रहा था मैं। हमारा भारत का कल्चर, हमारा जो रूटेड कहानियाँ लेके आके मतलब वर्ड को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। वो एक थॉट भी था। सो आगे का दिन में मेरा फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भारत का जो फोकलोर है और हमारा रिचुअल्स, हमारा जो बिलीफ सिस्टम जो है, हमारा जो मिट्टी का कहानी क्या है, वो लेके आने का मन है और प्लान्स भी है मेरा। सो आगे भी वो करके रहता हूँ। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच ऋषभ। और फिल्म की बात हुई है तो म्यूजिक की बात तो होगी। अमान, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए। ये म्यूजिक जो है हमारे कल्चर का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्वड इन कनेक्टिंग यूथ विद कल्चर, विद आवर रूट्स। सो व्हाट डू यू थिंक द न्यू जनरेशन हैज स्टार्टेड टू कनेक्ट बैक विद द रूट्स, अपने म्यूजिक से, अपने संगीत से, अपनी जड़ों से?
इतने सालों में आपको लग रहा है कुछ बदलाव? पहले तो नमस्कार और आदाब आप सभी को. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू शेयर दिस स्टेज विद ऑल दीज ग्रेट पीपल. जो आपका सवाल है, देखिए, युवा पीढ़ी के लिए आई थिंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इज डूइंग अ लॉट. मैंने जितना नोटिस किया है, देखिए, फिल्म म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, ये तो हमेशा पहले से प्रमोट किया गया है. बट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन विच इज़ अमेजिंग, कि छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से जो डिजर्विंग टैलेंट है उसको उन्होंने प्रमोट किया है. चाहे उसमें कोई क्राफ्टमैन है, कोई आर्टिस्ट है, पेंटर है, डांसर है, उनको आगे लाए हैं. देखिए, मेरे जो पिता हैं, मेरे वालिद हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब, अगर ईमानदारी से अगर मैं उनका बेटा नहीं होता तो आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने हासिल किया इसको और 40-50 साल लग जाते. ये ऑनेस्टी की बात है. सो I feel I'm very fortunate that good karmas, I was born in the right place, I guess, जिसकी वजह से मुझे ऊपर वाले ने ये जगह दी. लेकिन जो अभी जो सरकार कर रही है ऑल ओवर इंडिया, आई फील आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रोत्साहित कर रही है. एंड मोर देन दैट, मैं हाल में कोई अवार्ड नाइट देख रहा था जहाँ पे किसी रिमोट विलेज में एक कोई टीचर थे, उनको वो ऑनर कर रहे थे. सो दिस नेवर यूज्ड टू हैपन पहले. ये अब जो होना शुरू हुआ, आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक. एंड आई थिंक इंडिया, यू फील प्राउड एज एन इंडियन. विदेश भी हम जब ट्रैवल करते हैं, आज हमारा पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है, एंड यू फील प्राउड एज अ इंडियन नाउ, मोर प्राउड. थैंक यू वेरी मच अमान. यशोधरा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा. एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते सिर्फ जॉब्स क्रिएट करना नहीं, बल्कि सेलिब्रेटिंग कंट्रीज कल्चर ऑल्सो, यू नो, व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ? युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा आज के टाइम? आई थिंक युवाओं के लिए मेरे पास तो कोई संदेश नहीं है. बेशक मुझे यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारे युवाएं मिल रहे हैं और दिख रहे हैं. अगर उनके पास मेरे लिए कोई संदेश है तो प्लीज़ मुझे बाद में मिलिएगा, बिकॉज इनके एडवाइस से ही अब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. अब पावर इस साइड ऑफ द टेबल नहीं है रौनक, पावर उस साइड ऑफ द ऑडिटोरियम है. सो अ होल लॉट ऑफ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम. तो आई थिंक ये पावर हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, या तो रो के ना धो के, लेकिन कुछ ना कुछ करके ये पावर हमें एक्सेप्ट करना होगा. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें रौनक, बट अगर आपने सबकी बातें सुनी, राइट फ्रॉम वीरेन टू अखिल टू रितेश टू अमान टू ऑब्वियसली ऋषभ, सब बोलते हैं कि जो बदलाव आया है वो गाँव से आया है, जो बदलाव आया है वो ग्रास रूट से आया है. एंड आई थिंक कि वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सरकार ने क्या कर दिखाया है, जो पिछले कई सालों से खाली बातें होती थी, अनाउंसमेंट्स होते थे, लेकिन हमें दिखता नहीं था. इतने अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री के लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं और सबके मुंह से, और हम पिछले 5 मिनट पहले, the first time we met was 5 minutes back, right. And if all of us are echoing the same thing, that means that something is going right. Just to give you a small example, to take just to understand कि सरकार अपने तरफ से अपने systems को कितना strong कर रही है. कुछ साल पहले अगर आपको किसी मिनिस्ट्री से या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था, आपको जुगाड़ लगाना पड़ता था, वेबसाइट से जाना पड़ता था, डाउनलोड नहीं कर सकते थे डेटा. कई बार तो वो डेटा जो डाउनलोड होता था वो पढ़ने योग्य नहीं होता था. अब in the year 2022 they've launched the National Data and Analytics Platform, which is called NDAP. It's got 885 data sets. It's connected to 46 ministries across 15 sectors. आज के दिन अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को, किसी रिसर्चर को, किसी स्टूडेंट को, किसी दूसरे मिनिस्ट्री को कहीं किसी प्रदेश में जाके हेल्थ सेंटर खोलना है, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रोड्स हैं या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, वहाँ पे कौन प्राइवेट प्लेयर है, वहाँ पे कितने गरीब लोग हैं जिनको फ़ायदा होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में एक वेबसाइट के जरिए मिल सकता है. दूसरा उदाहरण मैं आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से देना चाहती हूँ, भाषिनी, जो इंडिया का AI प्लेटफॉर्म है फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन. It's an open source platform. Today you are making something, you can go and it's, as I said, it's a plug and play. आप अपने कंटेंट को, अपने जो भी आप सर्विस ऑफर करते हैं उसको आप लोकलाइज कर सकते हैं. एंड अगर हम ग्रास रूट पे अगर इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो जैसे ऋषभ कह रहे थे कि हर 20 किलोमीटर में खाने का तरीका बदल जाता है, पहनने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है. तो लोकलाइजेशन के लिए ये जो चीज़ें सरकार ने जो कर रहे हैं और आगे करेंगे, these are
लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंट्री। एंड एज अमान सेड कि ये तो हमारे लिए, हम तो विदेश जाते हैं, अब जो बाहर से लोग आएंगे वो आने के लिए यहाँ पे उत्तेजित होंगे और ये कहेंगे। तो एज फार एज माई मैसेज टू द युवा इज कंसर्न, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव नो मैसेज फॉर देम, दे शुड गिव अस अ मैसेज। Perfect. बट ग्रेट वर्क डन बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सम ऑफ दिस। Lovely. Thank you very much for sharing. अमान, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि यशोधरा ने आपकी बात से छोड़ा, और ग्लोबली आप ट्रैवल करते हैं, इतना परफॉर्म करते हैं और इतने सारे देशों में आप जाकर लोगों से मिलते भी हैं, ऑडियंस का आपको रिएक्शन भी मिलता है जी। मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इंडियन म्यूजिक और डांस फॉर्म का जो इतना वाइड रीच है और उसका जो इम्पैक्ट है उसके बारे में कई बारी बात करी। सो अब, और जब वो अब विदेश जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर लोग उन्हें भारत का एक कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भी देखते हैं। सो इसका फर्क ऑडियंस के रिस्पॉन्स में, वहां के लोगों में, वो आपको देखने को उस नजरिए में मिला? देखिए, जो ऑडियंस है वो हमेशा से, जो फॉरेनर्स हैं वो तो सुनते ही थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम द 50s एंड 60s। इंडिया में बॉलीवुड इज मच बिगर शोज अब्रॉड, बट जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया की इज्जत बहुत बढ़ गई है विदेश में। तो इट्स नॉट ओनली क्लासिकल म्यूजिक, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर जाए, कोई स्पोर्ट्स स्टार्स जाए, या बॉलीवुड एक्टर्स, आई मीन इंडियन सिनेमा एक्टर्स जाए, या म्यूजिशियन जाए, दे सी यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट नाउ। दे वांट टू लर्न, वो आपसे समझना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि आप कैसे कर पा रहे हैं ये सब कुछ। देयर मोर स्कूल्स दैट हैव ओपनड अप फॉर डांस एंड फॉर म्यूजिक, जितनी मेरी नॉलेज है। और अब हॉल्स में आप देखते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नॉट ओनली म्यूजिक एंड डांस, बट आई थिंक फॉर all forms of art and culture. Even cricket is being started in America now, I've heard. So India is, this is I think the peak time for India, and it's really shining big time. थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। अखिल भाई, एक बार फिर से आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, इस बार आंखों में आंखें डाल के पूछूंगा आपसे मैं सवाल, कि ऐसी और कौन सी चीजें, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ियों को, इतने सारे यंग लोगों को आप मिलते होंगे, वो आपसे सवाल पूछते होंगे, आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया, ऐसी और कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है इस सिस्टम को और सरकार को करनी चाहिए जिससे यूथ को और ज़्यादा इंस्पायर किया जा सके स्पोर्ट्स को फॉलो करने के लिए? और क्या मैसेज है आपका उन युवाओं के लिए? सरकार तो ऑलरेडी कर ही रही है, चाहे वो खेलो इंडिया के माध्यम से, चाहे वो फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से हो। तो सरकार तो कंटिन्यू लगी हुई है इस चीज़ के लिए। सबसे स्पोर्ट्स को मतलब आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कल्चर बनाना जरूरी है। अगर आप देखोगे खेलो इंडिया में लगभग मेरे हिसाब से 3000 के आसपास खेलो इंडिया के जो प्लेयर हैं, उसके बाद 24 के आसपास नेशनल एक्सीलेंसी ऑफ स्कीम है और एक टॉप स्कीम भी है, उसमें 272, भाई हिंदी अच्छी है अपनी, 272 के आसपास एथलीट हैं। उसमें भी 2 ग्रुप बना रखे हैं कि एक कोर ग्रुप है, एक डेवलपमेंट ग्रुप है। तो कोर ग्रुप को 50,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, ऐसे ही जो डेवलपमेंट ग्रुप है उसको 25,000। ये पैसे इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ना सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, सबसे बड़ी सोच क्या होती है जब स्पोर्ट्स पर्सन तैयारी करता है तो उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। जब वो मुक्त हो जाता है इस चीज से कि हाँ यार मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत है, सही है, कुछ भी होगा देख लेंगे, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो फिट इंडिया मूवमेंट जो चली है और एक स्लोगन भी चला है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लाजवाब, नवाब तो आप पढ़ाई लिखाई से ही बनोगे, इस भ्रम में मत रहना भाइयों। जो चीज पढ़ाई लिखाई से मिलती है वो खेल से नहीं मिल सकती। तो खेल के चक्कर में भ्रमित मत हो जाना कि पढ़ लिख के लाजवाब बनोगे, नवाब नहीं। नवाब अगर बनना है तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उच्च कोटि की शिक्षा लेनी पड़ेगी। पुराने टाइम में भी आप देखोगे तो लिखा हुआ कई जगह कि शिक्षा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, तो शिक्षित बन के रहना। तो सरकार तो काफी कुछ करी है स्पोर्ट्स के लिए, लाइक जैसे सबसे बड़ी वही समस्या जैसे मैं बताई आर्थिक। और अगर आप चेक भी करोगे, पता भी करोगे, तो हमारे लिए तो न्यूट्रिशन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट कुछ पता ही नहीं होता था। क्या बोलते उसके भाई साहब, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच है। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच का पता ही नहीं होता था क्या है क्या नहीं। हम लोगों को वेट मेंटेन का नहीं पता होता था। हम लोग ये सोचते थे कि भाई रात भर जागेंगे तो वेट कम होगा। तो हम वो खिलाड़ी हैं जिस समय खेलों को पूछा नहीं जाता था।
अब जिस तरीके से एनसीई बनाई गई है, खेलो इंडिया मूवमेंट है, और अच्छे अच्छे कोच, फॉर्मर कोचेस भी अटैच हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के कोच हों, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हों, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो कुल मिला के आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्य है खिलाड़ियों का और खेल का, मैं ये समझता हूँ। बहुत सटीक और बहुत ही वो बात आपने आइडेंटिफाई की और यहाँ पे शेयर की जो एक्चुअल जो ज़मीनी स्तर पर जिससे हम सब रिलेट करते हैं, और जिनको आपने भाई साहब बोल के बोला। वीरेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि फिट इंडिया मूवमेंट हो या अदर फिटनेस रिलेटेड इनिशिएटिव्स हो, आपको लगता है आज के यूथ के माइंडसेट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, एंड इसका इम्पैक्ट क्या है ऑन द ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, द इनिशिएटिव्स लाइक फिट इंडिया मूवमेंट एंड ऑल? Yeah, I think the concepts of Fit India, Khelo India, I think have been two of the biggest initiatives in Indian sport at I would say at a very wide grassroots level. Because for me, the two important factors in transforming, say, sport in the country are two C's, which is culture and coaches. And Wow. culture starts with not putting it on someone else, but with each and every one of us. What we teach our kids in the family, at home, at school, and at every level. And I think that for me personally, sport has taught me so much in life, possibly something that maybe the classroom could never teach all of us. And I think the biggest thing that sport teaches you is just to accept defeat and to keep on learning and keep on improving. And that's something maybe the classroom can never teach us. So as much as we integrate sport into our daily lives, into school for all our kids, and allow them to understand that it's okay to lose in life, especially when you're young, because you just keep learning, improving. I think that's important. And another thing I think that's integral in things like Fit India, Khelo India, and investment in coaches, because I just feel that all of us who are here today, who are maybe perceived as successful, we all had that one teacher, professor, mentor, coach who changed our lives, who made us believe in something. And I was very lucky, because I remember when I was 10 years old in my school, I went to a Jesuit school called St. Stanislaus High School in Bandra. And I was very lucky because my school had big playgrounds. Also, I was luckier that my coach in my school team was himself a hockey Olympian. His name was Marcellus Gomes, and maybe he taught me not just technical skills, but he taught me so many other life lessons. I think the value of hard work and teamwork, and to never give up and to keep improving. And I think if we are able to make investment in good quality Indian coaches, who we call physical education or PT teachers, and all of us, I think, grew up learning this was our PT in school. And if we are able to raise the standards of the PT teacher or physical education teacher, and not just have them the status of invigilators in exams, we have to raise the profile of the PT, of the physical education teacher, and make it on par with the science and maths teacher. I think we can really change and transform sport in our country. And culture, like you said, the Fit India movements, Khelo India movements, this is bringing more and more sport into daily culture. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। एक क्विक क्वेश्चन वीरेन आपसे पूछना चाहूंगा, हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तो आप क्या देखते हो? I love all sports, so I actually नहीं ऐसे एक I'll watch the hockey for sure. थैंक यू वेरी मच। रितेश, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो हमेशा सबसे बेसिक सवाल ही होता है। सो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि मैं क्या करूं और किस आइडिया पे मैं ज्यादा फोकस करूं, तो जनरली आपका उसको सुझाव क्या होता है? व्हाट डू यू सजेस्ट इफ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन देयर ओन? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, ओयो की एब्रीवेशन हमने जब शुरुआत करी थी वाज ऑन योर ओन टू बी इंडिपेंडेंट। बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, मैं बस एक दिल्ली वाली की तरफ, हालांकि पला बड़ा मैं उड़ीसा में, बट अभी गुड़गांव दिल्ली रहते हैं, तो ऋषभ जी को कहना चाहता हूं कि आप कोई भी भाषा कहें, दिल्ली में आपको सब लोग प्यार करते हैं। मैं आपको तेलुगु में कहना चाहूँगा, हमारे क्योंकि कई दोस्तों ने आपकी मूवी देखी, मीर मूवी कंतारा चाल बागौंदी,
राइट। सो आई होप आप और अच्छा काम करते रहें, बहुत लोगों को प्यार दें, और आप मेरे को मैं कहना चाहता हूँ ये कि मैं काफ़ी एक्टर्स और मूवीज़ में जो लोग हैं उनसे सीखने का और उनके साथ वार्तालाप करने का मौका मिलता है, बट मैं आज आपके बगल में बैठ के बड़ा स्टार स्ट्रक हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक क्या सुझाव देता हूँ, मेरा एक ही सुझाव है। आप में से कितने लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है? मेरी तो एक बहुत ही फेवरेट मूवी है, चलो काफ़ी लोगों ने देखी है। 3 इडियट्स मूवी एक बड़ी अच्छी वो बात होती है। मैं सिर्फ पहला लाइन कहूँगा, दूसरा लाइन नहीं कह पाऊँगा, यहाँ पे I&B मिनिस्ट्री का इवेंट है। तो उसमें ये है कि कहा जाता है कि एक्सेलेंस परस्यू करो दोस्त, और उसके आगे एक और लाइन है, वो आप में से कई लोगों ने सुना होगा। तो एक्सेलेंस परस्यू करने की मैं बात कहता हूँ। इस डायस में आप देखेंगे सब लोग किसी ना किसी चीज़ पे एक्सेलेंस परस्यू कर रहे हैं। कोई कहानी बताने के माध्यम से, कोई हॉकी खेलने में। अखिल जी ने स्पोर्ट्स की बात करी, मैं आपको बताता हूँ खेलो इंडिया में हम लोग का भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है कि स्पोर्ट्स एथलीट्स 3,000 साढ़े 3,000 जब आकर के रहते हैं, आजकल हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको कमरे सबसे उच्च क्वालिटी का दिया जाए, उनकी डाइट इंश्योर की जाए, उनका आने जाने का वक्त ध्यान रखा जाए। उस लेवल की एक्सपेक्टेशंस हमसे रखी जाती हैं, ऑलमोस्ट एज इफ यू आर हैविंग वीआईपीज, राइट। हर स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स वुमेन को एक वीआईपी ट्रीटमेंट देने की जिम्मेवारी बनी। तो मेरा एक ही सुझाव होगा कि एक्सेलेंस परस्यू करो और बिल्कुल डट के लगे रहो। देखिए हम लोग सब, मैं आपको बताता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, और शायद बाकी लोग भी ये रिलेट करेंगे, अगर हमारे दोस्तों को आप 10 साल या 15 साल पहले कहते कि रितेश ऐसे एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे जो इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, लोग बड़ी हंसी से आपको कहते कि चांस ही नहीं है, तो रायगढ़ के बाहर निकल जाए, बड़ी बात। तो आप कभी भी बिल्कुल भी निराश मत होइए जब अगर आपके आसपास में लोग कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ही कठिन है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आप कहिए मेहनत करेंगे, और देखो अगर जो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं तो उनसे आगे निकल ही जाऊँगा। तो वही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक्सेलेंस परस्यू करिए, यू विल बी सक्सेसफुल। एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज अ 10-year-old स्टोरी, 9 year rather। तो आप आज आपको लगता है कि रोड्स अच्छी हो गई, ब्रिजेस अच्छी हो गई, फ्लाइट्स अच्छी होगी, उसके लिए 9 साल का मेहनत लगाए। आप भी मेहनत करिए, बहुत जल्दी आपको भी सक्सेस पास आएगा। थैंक यू वेरी मच रितेश। एक क्विक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, और पीछे कुछ लोग जो बात कर रहे हैं आपकी वीडियो अलग से बन रही है, आपको अलग से मिलेंगे हम, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, और क्योंकि यंग इंडिया की बात हो रही है तो आप लोगों का इस पे ध्यान जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं फिर आपको वो जल्दी मिलने वाले नहीं। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो बातचीत हो रही है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगे जब ये लोग मिलेंगे तो आप वही रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको नया पूछने का आपके पास मौका होगा अगर आप लोग फिर से कभी मिले तो। रितेश, क्विक क्वेश्चन, आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं तो बड़े होटल में रहते हैं या ओयो में ही रहते हैं आप? बड़े होटलों में रहते हैं जिनका नाम ओयो है। थैंक यू वेरी मच। ऋषभ भाई, जब भी भारत की कहानी की बात होती है, इंडिया की स्टोरीज की बात होती है, सो देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एंड यू एज अ यंग एंड अ टैलेंटेड आर्टिस्ट हैव शोन डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स बोथ दीज कॉजेस। सो हाउ डू यू सी एंड व्हाट इज योर मैसेज टू द यंग इंडियंस? भारत के जो युवा है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि नेशन बिल्डिंग में इन 2 चीजों के बारे में कैसे ध्यान देकर वो आगे बढ़ सकते हैं? योर मैसेज। देखिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे नेचर वर्शिप करते थे। सो ये नेचर, प्रकृति और मनुष्य का बीच का जो संघर्ष है, तो वो अभी भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी थे। लेकिन लोगों को वो मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अभी एक सर्वे में बोलते हैं कि हाँ, हमको 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट चाहिए, लेकिन अभी 24% बीच में है। हम लोग गो ग्रीन कहते हैं, और एक नर्सरी जाके एक छोटा सा फूल का एक ये लेके आके घर के सामने रख के हम गो ग्रीन कह देते, वैसा नहीं है। सो थ्रू सिनेमा हमारा जो ये नेचर और मनुष्य का बीच का जो संघर्ष जो है वही लेके आ रहा था। मैं कांतारा में भी वही किया था। सो आगे में भी करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को वो मैसेज रीच होना चाहिए। और एक फिल्म एक्टर्स और फिल्म मेकर्स और स्टार्स बनने के बाद हमारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो अभी फिल्म रिलीज़ होने के बाद मेरा अगला फिल्म का प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग एक
सेव फॉरेस्ट का अभियान भी चालू किए है कर्नाटक में। वो अगर इस मामले में मैं बहुत सारे ट्राइबल एरिया को विजिट किया था। एक बंडीपुरा मोदी जी भी आए थे, इससे पहले 1-2 हफ्ते पहले मैं गया था उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। उधर एक कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे एलिफेंट चीता हो, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड को अटैक करते हैं, लोगों को अटैक करते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ युवा शक्ति और यंगस्टर्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ़ोन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, जो वो ये सॉल्व करने के लिए ये करते हैं। और कुछ लोग हैं यंगस्टर्स, वो क्या करते हैं मालूम है? रील्स करते हैं, वो एनिमल के साथ रील्स करते हैं। तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल से वो उधर से भगाने के लिए ट्राई करना हो, तो ये लोग उधर रील्स करके जो गलाटा करके बाद में और क्योस ज़्यादा कर देते। सो वैसा नहीं करना चाहिए हमको, सबको बोलना चाहिए, सबको वो मैसेज देना चाहिए कि वो हर डिपार्टमेंट का एक काम रहता है। पहले देखा तो अब 18वीं सेंचुरी से पहले, ब्रिटिशर्स से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं था। वो लोग इंडिया आके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों बनाया? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। तो पहले कौन कर रहे थे? हमारे देश का सारे के सारे ट्राइबल्स ने कर रहे थे, इसलिए वो नेचर वर्शिपिंग है हमारे देश में। सो लेकिन बाद में किया है, क्योंकि जो रिसोर्सेस है फॉरेस्ट में वो लेके जाने के लिए किए वो कुछ समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉमन ऑडियंस को पता नहीं, वो थ्रू सिनेमा दो एनवायरनमेंट का क्या है और मनुष्य का क्या है, ये सब थ्रू कल्चर एंड एनवायरनमेंट साथ में लेके आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री किया ज़्यादा रीच नहीं होता है, एक ऑफ बीट फिल्म किया ज़्यादा रीच नहीं होता, कुछ फेस्टिवल्स में जाएगा। अगर एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म में किया है हम लोग, ज़्यादा ऑडियंस को रीच होता है। तो वही प्लान था, वही नेचर को मैं दैव मान के, वही मैं मनुष्य और प्रकृति का जो क्या है वो दैव मान के हम सब मतलब हमारा लाइफ अच्छी तरीके से जाना है, तो हम पूरे एक बैलेंस में जाना चाहिए। वो एक मैसेज था, वो भी आएगा यंगस्टर्स वो भी देख के वो किया तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच ऋषभ, आपने शेयर की ये सारी बातें। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को अटेंड किया। और जितने भी गेस्ट थे, स्पीकर्स थे, वो सब आए और सबने एक ही बात कही। स्पेशली यशोधरा ने तो उस बात को सबसे क्लियरली कहा कि जो शक्ति है वो उस तरफ बैठी है, यानी जो युवा शक्ति है वो आप ही हैं। और उस शक्ति को पहचानें और इस न्यू इंडिया के जो मिशन को और आगे बढ़ाएं, मिलकर बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। और एक बार अमान, अखिल भाई, यशोधरा, वीरेन, रितेश, ऋषभ भाई एंड रौनक का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के प्रायोजक हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार।